नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूँ ओमकार चौधरी, मेरे साथ आप देख रहे हैं कर्नल अजय रैना जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, बहुत अच्छा लग रहा है सर आपको इतने दिनों बाद देख थैंक के। यू सो और मच। सब बड़ा चंगा हो, यही हमारी आपके हमेशा प्रार्थना है आप जैसे सभी मित्रों मित्रों की की। जो प्रार्थनाएं और दुआएं और आशीष हैं, वो रंग ला रही हैं। तो मैं आज के कार्यक्रम में ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एनर्जी डोमिनेशंस की जंग चल रही है खाड़ी में। अमेरिका अपना अपर हैंड चाहता है, जैसे वेनेजुएला पर एक तरीके से उसका आधिपत्य हो ही गया है। ईरान में भी क्या वही खेल उसका चल रहा है? ओमकार जी, खेल तो देखिए, लड़ाई के बारे में फेमस कि आप शुरू कर सकते हो, ख़त्म नहीं कर सकते। और यही यही लागू है खेलों पे या प्लान पे कि आप प्लान तो कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल उस प्लान को उस रास्ते पे लेके जाने का आप बहुत ही किस्मत वाले हो जाता है, जैसे सिंदूर में हमारे साथ हुआ। अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने इस लड़ाई की जो स्टेजेस देखी, पहली स्टेज हमने देखी, बिल्डअप हुआ, साथ में नेगोशिएशन चली। नेगोशिएशन में कहते हैं कि ईरान सब कुछ मान गया था, एक दो चीज़ें छोड़ के। जब मान रहा था तो अटैक हो गया। तो हमने फिर काइनेटिक फेज देखी। तो पहले हमने डिप्लोमेसी देखी, फिर हमने काइनेटिक फेज देखी। काइनेटिक फेज आज भी चल रही है और ये चलती रहेगी। फिर उसके बाद हम आगे ट्रेड वॉर पे। ब्लॉकेट जो है बेसिकली, हालांकि आप मिलिट्री को यूज़ कर रहे हो, यूएस अपनी नेवी यूज़ कर रहा है, लेकिन निशाना क्या है? निशाना है इकॉनमी और ट्रेड। जैसे अभी हम बात कर रहे थे इससे प्रोग्राम शुरू होने से पहले, काफ़ी जो ऑब्जर्वर मानते हैं कि ये सारी गेम का निशाना चाइना है। और क्योंकि रशिया के पास अपना तेल है, उसको तेल से तो आप हरा नहीं सकते, लेकिन रशिया चाइना को सप्लाई करता है काफ़ी तेल, तो उस पर प्रेशर डाल, कभी रिफाइनरी उड़ा रहे हो, कभी आप कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। वेनेजुएला आपने काबू कर लिया। 40% जो तेल था चाइना का ईरान से जाता, उसको आप बीच में बैठ गए। और कल को अगर रशिया की सप्लाई कम होती है तो चाइना के अंदर ऊपर प्रेशर आएगा। ये जनरली एक्सेप्टेड है, लेकिन इसमें कुछ नुआंसेस हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहली ये है कि चाइना के पास पाइपलाइंस हैं जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से भी रन करती हैं। जैसे रशिया से 2 पाइप्स आती हैं, वैसे ही सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से इसकी गैस और तेल की पाइप आती है। चाइना में काफ़ी सारा तेल ईरान में पहले बाई रेल भी आया करता था, जो सारी कंट्रीज घूम के आता है, 4-5 देश सेंट्रल एशियन रिपब्लिक घूम के आता है। दूसरा, ईरान का 100 मिलियन बैरल, जिसको आज की अगर लड़ाई से पहले की स्थिति देखें तो ईरान बड़ी मुश्किल से 1 मिलियन बैरल से नीचे निकाल रहा तेल रोज का। क्योंकि तेल का आपको पता ना, वो तेल बहता है, आप उसको ऐसा नहीं कि पंप करना चाहते हो, तेल निकलता है, उसको आप रोक नहीं सकते, उसको आपको बेचना पड़ता है, स्टोरेज में डालना पड़ता है। तो वो 1 मिलियन से कम बैरल पर डे निकाल रहा था। लड़ाई होते होते 2.5 मिलियन पे आ गया। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो शायद दर्शकों को ने नोट की होगी कि अमेरिका ईरान से लड़ाई कर रहा था, 45 साल से बोल रहा तो तेल नहीं बेचेगा, और लड़ाई शुरू करने के बाद ईरान को तो तेल बेच। और उधर रशिया को बोला तू भी तेल बेच, हमें कहता खरीदो, रशिया से खरीदो। यही बात हुई ना, रशिया पे भी सैंक्शन लगे हुए थे और हमारे पीछे पड़ा रहा ट्रेड वॉर के टाइम पे, बंद करो बंद करो बंद करो। जैसे ही यहाँ लड़ाई स्टार्ट हुई, रशिया को बोला तू तेल बेच, और ईरान को बोला तू भी बेच। तो लड़ाई करते करते ईरान की डेली प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल से 2.5 मिलियन बैरल होगी। और 1 लाख क्या बोलते हैं उसको, 1 मिलियन 100 मिलियन बैरल, मतलब 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो 100 मिलियन बैरल ईरान का ऑलरेडी समुद्र में और चाइना के पास है रिजर्व। तो अगर 1 मिलियन बैरल निकालता था और 100 मिलियन रिजर्व है, इसका मतलब चाइना और ईरान आपस में लगभग 100 दिन के लिए, जब उसको डबल में देखा, 2.5 तो 50 दिनों के लिए वो सफिशिएंट है। तो ये गेम आके ख़त्म हो रही है कि किसके पास कितना टाइम है। क्या अमेरिका के पास इतना टाइम था कि वो 50 दिन ऐसा एक ब्लॉकेट लगा के रखे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको एक वॉर प्लानिंग के हिसाब से बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि ब्लॉकेट पहले डिस्कस नहीं हुआ होगा। जब ये बिल्डअप चल रहा था और अमेरिकन फौजें जो आ रही थी, जहाज आ रहे सब आ रहे थे, तो आदि के साथ शो में एक दिन बात चल रही थी, तो मैंने कहा अमेरिका अगर समझदारी बताए, दिखाए, तो बिना गोली चलाए अगर ब्लॉकेट लगा दे, हालांकि वो इलीगल होगा, पर अमेरिका है। ईरान को आप गोली मत चलाओ, आप ब्लॉकेट लगा दो,
कि भाई इधर से कोई भी ईरानियन सामान ना जाएगा आएगा ना, तो ईरान को आप बिना गोली चलाए घुटने पे ला सकते हो, पॉसिबिलिटी है। क्योंकि ईरान पहली गोली चलाने से पहले बहुत बार सोचेगा, क्योंकि सामने अमेरिका खड़ा है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने काइनेटिक स्टार्ट की, और काइनेटिक तब स्टार्ट की जब ईरान आपकी शर्तें मान चुका था एज पर रिपोर्ट्स। इसका मतलब ये निकलता है निष्कर्ष कि इनको भी पता था कि काइनेटिक फेज जो है वो सेफ है, इसलिए पहले इस्तेमाल करनी चाहिए। और ब्लॉकेड वाला जो कारनामा है ये सेफ नहीं है, और मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जब इन्होंने ब्लॉकेड लगाया तो क्या हुआ, तेल की जो 20% दुनिया की खप यहाँ से पैदावार जो 120-130 टैंकर निकलते थे वो बंद हो गए, एक एक दो टैंकर पे आ गए। एक दो टैंकर तो मतलब ही कुछ मतलब ही मायने नहीं रखता। अपनी प्रोडक्शन उन्होंने स्टार्ट कर दी 10 मिलियन बैरल्स डे। अमेरिका ने धड़ाधड़ बेचने लगा। तेल इस टाइम 100 के ऊपर नीचे घूम रहा है, बड़े पैसे कमा रहा है अमेरिका। अनफॉर्चुनेटली फॉर अमेरिका, उनकी जो कैपिटलिस्ट मार्केट है उसमें ये है कि जिस तेल इंटरनेशनल प्राइस पे आप खरीद रहे हो कि बेच रहे हो, उसका सीधा रिलेशन इनका डोमेस्टिक प्राइस के साथ। ये सऊदीज की तरह, ईरान की तरह नहीं है कि आप बाहर $100 की बैरल बेच रहे हो और अपने सिटीजन को फ्री में दे रहे हो, जा एक बैरल $1 ले लो सारी, क्यों घर पे निकला हुआ पैदावार है, खाओ पियो ऐश करो। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका को अगर डोमेस्टिक प्राइस कंट्रोल करने हैं तो उनको अपनी ऑयल कंपनीज को नेशनलाइज करना पड़ेगा। अमेरिकन रूल के हिसाब से प्रेसिडेंट ऑयल कंपनी को ये नहीं कह सकता कि मैं 100 बैरल में डील कर $100 पर बैरल डील कर रहा हूँ, तुम इनको जो प्राइस जो है उसके काट दो और इसको सस्ता बेचो। वो नहीं, वो होता ही नहीं, उनका सिस्टम ही नहीं है। उसका क्या हुआ कि जो $3 में इनका गैलन गैस का मिलता था, डीजल पेट्रोल ऑलमोस्ट सेम था अमेरिका में, आज कुछ स्टेट में $6 हो गया और कुछ में $8 हो गया। तो इनका पिछले 1.5 महीने में ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस। तो जब आपको पता है जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसका रिपलिंग इफेक्ट हर इंडस्ट्री पे जाता है। आपकी रेलवे महंगी, आपके ट्रांसपोर्ट महंगे, आपका ट्रक महंगा, आपका जब ट्रांसपोर्टेशन महंगी तो हर चीज़ महंगी, ओवरऑल महंगाई बढ़ती है। महंगाई बढ़ती, ऊपर से आ रही मिड टर्म सामने मुंह खोल के खड़ी है। इसलिए जब ये ब्लॉकेज लगा तो मैं तब से कह रहा हूँ परसों से कि पहली बात ये कि ये फर्स्ट चॉइस नहीं थी, क्योंकि इनको पता था कि ये बहुत खतरा है अपने लिए। प्लस जब दुनिया की मार्केट टूटेगी ओंकार जी, आपने पूरी दुनिया को रोक दिया तेल। हूतीज अगर रेड सी में आएंगे उसके बदले में, रेड सी बंद हो गया तो हमारी भी बनी हुई चीज़ें अमेरिका नहीं जाएंगी, कहीं नहीं जाएंगी। तो जब दुनिया की इकानमी टूटनी शुरू करेगी तो जो अमेरिका कह रहा है मैं 10 बिलियन बैरल निकाल रहा हूँ, 10 मिलियन बैरल पर डे, बेचेगा किसको? जब लोगों के पास रीपेइंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी तो खरीदेगा कौन? तेल तो आपके पास है, लेकिन आपने उनकी मार्केट का सत्यानाश कर दिया। आपने दुनिया में इन्फ्लेशन इतनी बढ़ा दी और अनाज के मारे लोग भूखे मरने पड़ जाएं, जैसे अफ्रीका में यूक्रेन वॉर का इफेक्ट पड़ा था। क्योंकि हमें ये समझना चाहिए ओमकार जी कि सिर्फ तेल की बात नहीं हो रही, तेल के साथ फर्टिलाइजर निकलती हैं। अमेरिका इतना तेल निकालता लेकिन फर्टिलाइजर नहीं निकालता। फर्टिलाइजर का सबसे बड़ा जो डॉन है वो रशिया और यूक्रेन बेल्ट है, और फिर गल्फ है। अमेरिका का फर्टिलाइजर गल्फ से जाता है। तो आप यहाँ पे लगा दो। तो ये श्रीलंका में 3 साल पहले क्या हुआ था, सरकार ने बोला था इस साल सिर्फ ऑर्गेनिक खेती होगी, सब बंद। तो प्रोडक्शन टूट के 40% पे आ गई और श्रीलंका में विद्रोह हो गया। तो ये हम सब समझते हैं, हम भी किसान हैं, मेरी अपनी ज़मीन में हुआ कि 96 में हमने फर्टिलाइज़र बंद किए, तो 97-98 में हमारी प्रोडक्शन उसी ज़मीन में जो आधे से कम होगी, तीसरे साल फिर जाके इम्प्रूव की और अभी वो फर्टिलाइज़र से बेटर दे रही है। लेकिन वो 3-4 साल का जो साइकिल है, जब आपकी प्रोडक्शन ख़त्म होगी, आगे ही भूखमरी मची हुई है। आगे मैं कि दुनिया क्या अफोर्ड कर सकती है, मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, देश की बात नहीं कर रहा। इंडिया हम कर सकते हैं अफोर्ड, क्या दुनिया अफोर्ड कर सकती है? इसलिए ये चॉइस इनके पास हमेशा थी, लेकिन इनको पता था कि इसका रिप्रिकॉशन हमारे ऊपर अंदर आएगा। इन्होंने इस चॉइस को लड़ाई से ऊपर नहीं लगाया, जबकि बाहर बैठने ये लग रहा था लड़े बिना ब्लॉकेट लगा लो यार। तो देखने में कितनी अच्छी चॉइस है कि लड़ाई हुई नहीं, ब्लॉकेट हो गया। लेकिन इनको पता था कि ब्लॉकेट वाली जो लड़ाई है वो ज़्यादा महंगी है, उसका इम्पैक्ट मेरे पे पड़ेगा। और अभी जो ट्वीट आया है ट्रंप का कोई आधा घंटा पहले, वो कह रहा है मैं ब्लॉकेट हटा रहा हूँ। ये ब्लॉकेट सस्टेन नहीं हो सकता था। कल रात को बड़ी लंबी डिस्कशन हुई मेरी दीक्षित सर के साथ भी, परसों आदि के साथ भी, कि ये भैया आप नहीं चला सकते। आपके बेस्ट फ्रेंड्स फोन उठा के बोलेंगे ट्रंप साहब कर क्या रहे हो, आपने मरवा दिया हमारी तो इकॉनमी ऐसी की तैसी हो गई। यूरोपियन आपको गालियां निकालेंगे। और उसमें क्या लिखता है वो कि मैं चाइना का के लिए अभी हटा रहा हूँ और चाइना की
के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं बड़ी जफ्फी डालूंगा अभी जाके, बिग फैट हग दूंगा मैं शी जिनपिंग को। तो ये टैको हो गया, इसका नाम टैको किसी ने ऐसे नहीं डाला था, ये टैको हो गया। ईरान को उन्होंने इतना पीटा कि और कितना पीटोगे आप। अभी ब्लॉकेड इनका, अगर वो ट्वीट सच है तो ब्लॉकेड खत्म हो गया जी। आज ही मैं खबर पढ़ रहा था और प्रोग्राम में जब बैठे थे हम लोग तो मैंने आपको बताया भी था कि ठीक है, बहुत सारे विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भाई रूस और चीन के सस्ते खेल के जो खेल था उसको खत्म करने में लगा हुआ है, वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया, ईरान के तेल कुओं पे कब्जा करने की रणनीति है, या नाकेबंदी करके उनके जैसे यूएई के हमरियाह पोर्ट से उनका करीब 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लोड करके इनका एक जहाज गुजर रहा था, हॉर्मुज से आगे बढ़ने नहीं दिया इसकी नाकेबंदी ने अमेरिका की। 2 जहाज चाबहार बंदरगाह से निकलते हुए इन लोगों ने रोक दिए थे। तो इनको ये पता नहीं था क्या कि जो खेल ये शुरू कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा? अब मैं एक चीज़ आपको इसके बारे, मेरा रिप्लाई जो होगा थोड़ा स्पेकुलेटिव है। मैं वैसे कोशिश करता हूँ, ओमकार जी आपने भी देखा, अभी काफ़ी पुराना रिलेशन हो गया, मैं स्पेकुलेशन थोड़ा कम करता हूँ। बट कल इन्होंने मोदी साहब से बात की, इसको मैं जोड़ता हूँ, और मोदी साहब ने जो ट्वीट किया उसकी लास्ट लाइन में ये लिखा है कि मैंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए और सिक्योर रहना चाहिए। इसका मतलब कल इनकी आपस में बात हुई है इस पे, ऐसे तो मोदी साहब नहीं लिखेंगे। अब इसको आप 2 हफ्ते पीछे जाइए। 2 हफ्ते पहले ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि जो डिफेंस सेक्रेटरी है उसने मुझे मिसलीड किया और मुझे कहा था 4 दिन में ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। तो स्पेकुलेटिव माइंड मेरा ये कहता है कि जब इसकी कैनेटिक फेज से भी कुछ नहीं हुआ, डिप्लोमेसी टॉक्स भी फेल हो गई, स्पेशल ऑपरेशन लॉन्च किया वो फेल हो गया, पूरी दुनिया ने देखा अपने जहाज जला के आने पड़े इनको वापस। चौथी चॉइस ये वाली थी और 5 मिनट के बाद न्यूक्लियर है, इसके और कोई बीच में बची नहीं। तो जब ये भी लड़खड़ाने लगी और देश में त्राही त्राही मची, भाई क्या कर रहे हो, तेल कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, तो और इस कल जो सर्वे हुआ है उसमें जेडी वांस को अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे अनपॉपुलर वाइस प्रेसिडेंट माना गया। इसका मतलब अगले अगले इलेक्शन में ट्रंप ने तो लड़ना नहीं है, जेडी वांस भी नहीं जीत सकता और ना जीतेगा मार्को रूबियो। तो हो सकता है इसको किसी ने कहा होगा कि यार तेरे जो एडवाइजर हैं वो तेरे को जो भी आइसक्रीम खिलाते रहते हैं, रोज नमक चूरन खिलाते हैं, तो किसी ऐसे बंदे से बात कर जो दुनिया को समझता है। तो अगर आप अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, आप आगे पीछे देखोगे तो आप किससे बात करोगे? पुतिन के साथ तो आपका आंकड़ा है, जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो तो लग गया, कॉम्पिटिटर है। शी जिनपिंग का कॉम्पिटिटर है। नितिन आयोग आपका बेस्ट फ्रेंड है, वो लड़ाई में उलझा, वो तो कहता है लड़ना ही लड़ना है, लड़ना ही लड़ना, और कोई काम ही बचा कौन? क्या वो शहबाज शरीफ से बात करेगा जिसका उसका जनरल बात नहीं करता? सही है। सुलझे बंदे से बात की जिसका नाम था हमारे प्रधानमंत्री जी। और कल प्रधानमंत्री जी की ट्वीट में जब नीचे आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना और सिक्योर रखने की बात मैंने बोला, और आज जब उसने बोला कि मैं हटा रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट जुड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने शायद उसको बता दिया कि भाई देख, आप जो भी कर रहे हो करो, हम आपको रोक नहीं सकते। लेकिन मैं स्पेकुलेटिव, मतलब थोड़ा सा स्टोरी टेलर हूँ तो बीच में आ जाता है कि लेकिन ये है, ये जो आपने था ना, आई थिंक को समझाया गया कि देखो ये आप कर रहे हो, इसकी कीमत ये है और इसकी रिप्रिकॉशन इतनी ज़्यादा होंगी। क्योंकि देखिए क्या होता है, सपोज अगर ईरान का तेल आप रोक लेते, लड़ाई के टाइम पे आपने अलाउ कर दिया और अभी ब्लॉकेट में बोला ईरान का तेल बंद, चाइना का तेल बंद, और आप बैठे, देखिए चाइना चुप करके बैठा, रशिया चुप करके बैठा, सीरिया भी हमने छीन लिया, तो क्या कर लिया? तो चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि डेंजरस गेम खेल रहे हो, मत खेलो, कल चाइना ने बोला। दूसरा, रशिया तो खैर वो जो यूक्रेन में अपना जो स्टेटमेंट चल ही रहा है। दूसरा ये है कि अगर आप चाइना से पंगा नहीं ले रहे, या चाइना से अगर आपने अलाउ नहीं करना, वो एक कॉम्प्लिकेशन तो थी जो आपने शुरू में कहा जब हम शो से पहले बात कर रही थी, चाइना तो अपने आप को टारगेट मानता है इस कहानी का कि मैं ही टारगेट हूँ। अगर ईरान का तेल ना बिकता ओमकार जी, तो वो जो तेल कुएं से निकल रहा है वो कहाँ जाता? क्या वो उनके शहरों में बहता, गलियों में बहता? क्योंकि आप रोक नहीं सकते, तो आपको तेल का कुआं बंद करना पड़ता। तेल का कुआं बंद करने का मतलब है आप 2-3 महीने वो बंद है, फिर उसको रीस्टार्ट नहीं कर सकते आप दोबारा, वो पूरी प्रोसीजर उसका करना पड़ता है, उसका जैमिंग पूरी साफ करनी पड़ती है, बड़ा पंगा। तो क्या गारंटी थी कि ब्लॉकेड में तंग आके अमेरिका ईरान जो है वो खाड़ी देशों का ईंट से ईंट ना बजा देता? बिल्कुल। डर्टी बॉम्ब, न्यूक, कुछ भी कर सकते, बिकॉज वो मरने पे आ गया ना। फिर अभी तक आपने ईरान की पिटाई की है, बहुत ज्यादा पिटाई की है, लेकिन ईरान जिंदा है, मरा नहीं है। कल को अगर उसका तेल भी ओवरफ्लो करना शुरू करता है, तेल के कुएं भी ठप करके बंद करने पड़ते, तो हो सकता है फिर वो सुसाइडल मोड में आता है कि मरता मरता मैं सबको लेके जाऊंगा। अगर आप गला दबाओगे, उसकी नस दबाओगे
सांस लेने की, तो फिर तो वो कुछ भी करेगा। करेगा। तो ये ब्लॉकेड एक बहुत गलत मूव था। परसों जब लगा, मैंने तभी से कहा ये सस्टेन नहीं हो सकता, दुनिया इसको सस्टेन नहीं करने देगी, बाहर वाले भी नहीं और घर वाले भी नहीं। और अगर ये ट्रंप जी जो ट्वीट अभी आई है, अभी ट्रंप पे भरोसा करना भी खतरे से खाली नहीं है। अगर हम मान ले कि ये कहा जो कह रहा है वो सच कह रहा है, तो बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। इसके बाद टॉक शॉक करके चलो ठीक है, इसराइल नहीं मानेगा लड़ाई बंद करने के लिए, उसकी अपनी कहानी है। बट अगर ये न्यूक की तरफ ना जाए, लोगों को देखो ना आप, अगर अनाज का फ्लो बंद होता है तो जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो ग्लोबल साउथ है, वहाँ तो लोग भूखमरी पड़ जाएगी। खाना कहाँ से खाओगे आप? देखिए, अनाज तो अनाज है। तो बिल्कुल। ये एक अच्छी डेवलपमेंट अगर ऐसा हुआ है तो। जी। वापस उसी पॉइंट पर आते हैं अजय जी। प्रत्यक्ष तौर पर सबको दिखाई दे रहा है कि ईरान के खिलाफ लगे हुए हैं, उधर लेबनान पर हिजबुल्लाह पर गोले बरसाए जा रहे हैं। लेकिन क्या हम अगर हम केवल अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चलिए इजराइल का तो अपना एक तर्क है और वो बहुत हद तक जस्टिफाइड भी है, लेकिन अगर अमेरिका की बात देखें तो ये जंग ईरान के खिलाफ कम है, वेनेजुएला के खिलाफ कम है, चीन के खिलाफ ज्यादा है, रूस के खिलाफ बिल्कुल ज्यादा है। बिल्कुल, क्योंकि ईरान से 40% तेल चाइना खरीदता था अपना, जो कि बहुत बड़ी मात्रा होती है। अगर आप 40% को आप 10, 12, 15 दिन के लिए रोक दो तो ठीक है, हमने कहा 50 दिन का रिजर्व है उनके पास, ईरान का रिजर्व पड़ा, उनका अपना रिजर्व है। लेकिन रिजर्व आप खत्म करते हैं तो अच्छा तो नहीं लगता ना। तिजोरी में पैसे आपने रखे हैं, जो तिजोरी के पैसे खत्म होने शुरू होते हैं, दिल में घबराहट होती है। जब तक तिजोरी भरी हुई और बाहर से काम चल रहा था, सब खुश रहते हैं। तो एक ही कंट्री थी जो सबसे बड़ा नुकसान टारगेट हो रहा था, बिकॉज जब लड़ाई शुरू हुई तो हमारे जहाज तो चलते रहे, बाद में चाइना के भी चलने शुरू हुए। बट ये अंडरस्टूड था कि अगर आप जहाँ चाइना में 50 या 30 जहाज पर डे जा रहे थे, उसके बदले में अगर एक जा रहा, दो जा रहा, तो चाइना को आप टारगेट कर रहे हो। वो तो क्लियर था। लेकिन उसमें एक एजम्पशन शायद गलत ये थी कि चाइना कुछ नहीं करेगा। और उसके लिए आप देखिए पिछले 5-6 महीने से कंसिस्टेंट एक हर इंफॉर्मेशन चैनल पे, पॉडकास्ट पे, न्यूज़ में बात हो रही है कि चाइना बहुत वीक हो गया है, चाइना के जनरल्स निकाले जा रहे हैं, शी जिनपिंग ने फॉरेन मिनिस्टर निकाल दिया, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, सब चलता रहा। तो मैं उस चीज़, अगर एक प्रेसिडेंट जो है एक फ़ौज के 100 जनरल निकाल देता है, फायर कर देता है, जो उसने किए हैं, तो मैं उसको देश की वीकनेस नहीं देखता, मैं उस प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ देखता हूँ। ताकतवर प्रेसिडेंट ही ये कर सकता है, नहीं तो फौज आपका तख्ता पलट कर देती है। हालांकि बीच में खबरें आई थी कि पीएलए ने प्रेसिडेंशियल पैलेस के ऊपर कुछ करने की कोशिश की, वट हुआ नहीं ना। फैक्ट ये है कि शी जिनपिंग आज, हाँ, चाइना मिलिटरली थोड़ा वीक हुआ होगा, बिकॉज इतने जनरल आप हटा दो ओवरनाइट, वैक्यूम बन जाता है। बट ये भी दर्शाता है कि शी जिनपिंग की पकड़ अभी तक सही है, देश टूटा नहीं है उसका। तो जब शी जिनपिंग ने, जब कल 2 चीज़ें हुई, पहली तो उसने बोला कि ये चाइना ने स्टेटमेंट दिया कि ये जो ब्लॉकेट कर रहे हो ये अच्छा नहीं है, डेंजरस है। ये नहीं कहा कि बैड है, बोला डेंजरस है। इसका मतलब ये है कि भाई तुम यहाँ कुछ करोगे तो हम कहीं कुछ और कर जाएंगे। दूसरा, किम जॉन जो कि बड़े देर से हाथ मल के बैठा हुआ कि मेरा नंबर कब आएगा, मैंने इतनी मिसाइलें बना रखी हैं, वो रशिया का दोस्त है और चाइना के साथ किसी ज़माने में सबसे क्लोज दोस्त था वो। बाद में रशिया ने उसको डिफेंस पैक्ट कर लिया और उनके जो लड़ाके हैं नॉर्थ कोरिया के, वो रशियन आर्मी के साथ मिलकर यूक्रेन में लड़ रहे हैं। तो कल एक थोड़ी सी बात चल रही थी कि चाइना और किम जॉन के बीच में कुछ बात हुई है। तो ये क्लियर कट सिग्नल है कि अगर पैसिफिक में लोगों को तंग करना है, इधर आप ये ब्लॉकेट लगाओ, और पैसिफिक में नॉर्थ कोरिया ने ब्लॉकेट लगा दिया, चाइना ने नाम भी लगाया हो, तो क्या कर लोगे? नॉर्थ कोरिया कोई हाथ नहीं डालता उसको, तो न्यूक कैसे दे? उसने डिक्लेयर कर रखा है मेरे पास न्यूक्स हैं। तो टारगेट तो ठीक था, लेकिन वही है ना, प्लान तो आपने बनाया, एजम्पशंस भी कर ली, लेकिन वो चला नहीं। प्लान तो उनका यहाँ भी यही था ना, लड़ाई होने तक तो इन्होंने न्यूक का नाम ही नहीं दिया। ये सिर्फ कह रहे थे लोगों को मारा जा रहा है, प्रोटेस्टर्स को मारा जा रहा है, उनको इंसाफ चाहिए, तख्ता पलट होना चाहिए। ट्रंप ने तो ये कह दिया था कि हम आ रहे हैं, आप सब्र रखें, लोगों को आप सब्र रखें, हम आ रहे हैं। और जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रोटेस्टर के बारे में बोल गया, न्यूक भी आ गया, बैलिस्टिक मिसाइल भी आ गया। तो इतनी बात हमें अप्रिशिएट करनी पड़ेगी कि अमेरिका रोज नया नया बहाना ढूंढ लेता है कि लड़ाई क्यों कर रहा है। आज उसके ट्वीट में लिखा हुआ है कि ईरान को हथियार चाइना नहीं देगा, ये गारंटी मिल गई है और मैं यहाँ से उठा रहा हूँ ब्लॉकेट। आप बताओ, चाइना के हथियार ईरान में कोई मुद्दा था? कभी इस कॉन्टेक्स्ट में कोई आपने सुना कि? मतलब नहीं, कोई नहीं था ना। मतलब नहीं। ये अभी 2-3 घंटे पहले इन्वेंट हुआ है। तो ये आप दिखा, बाकी आप खुद ही समझ जाएंगे क्या हालत है इनकी।
सुपर पावर की। अच्छा, ये जानकारी मिल रही थी कि वेनेजुएला से भी और ईरान से भी प्रति बैरल ईरान, ये आपके चाइना को 8 से $15 की रियायतें मिल रही थी, और ये एक बड़ा फायदा उसको हो रहा था। तो अमेरिका ने कहीं ना कहीं ये सस्ते तेल के खेल को तो खत्म करने की कोशिश की है। नहीं, उसमें वही है ना ओंकार जी कि पहली बात तो चाइना गरीब देश नहीं है, वो महंगा भी खरीदेगा, पर दुनिया भी तो महंगा खरीद रही है ना। जिस घर में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जहां आटा और दाल महंगी हो रही है, वो हर बंदा ट्रंप को गाली निकाल रहा है, उसके घर में भी और बाहर भी। जिनको दुनिया में समझ है कि भाई मेरी गली में दूध क्यों महंगा हो गया सडनली, कल तक इतना था, तो उनको पता है ये कहानी सारी उसकी है, वो मैं मानता हूँ। और जब ईरान भी कहता है ना मैं $2 लूंगा एक उसके ऊपर टोल, और लोग कहते हैं हम नहीं देंगे, तो मैं कह रहा तुम तसल्ली रखो, जब तुम्हारे घर के अंदर दंगे शुरू होंगे ना, पेट्रोल पंप खाली होंगे, आप बोलोगे यार दे दो $2 कर लो। तो ये पैसे का फैक्टर तो है, बिजनेस में चलता है, बट सप्लाई। अब ये भी एक चीज़ ये भी ना बोले ओंकार जी, जब लड़ाई चल रही थी और इन्होंने ईरान ने जब तेल बेचना शुरू किया 2.5 मिलियन बैरल पे इसकी प्रोडक्शन बढ़ गई, उसका भी सबसे बड़ा बायर जो था वो चाइना था, फिर हम थे। चाइना ने अपनी करेंसी में खरीदा है वो तेल, तो अमेरिका को ये जो झटका ये भी लगा ना कि ये ना हो कि इतना तंग कर दूं मैं ईरान को। जैसे आपने कहा मेथनॉल जो शिप था वो ईरान से नहीं आया, उसको पकड़ लिया। एक इराक से लोड हुआ सुबह 2.5 मिलियन बैरल का शिप, उसको भी रोक लिया, उसका ईरान से कोई लेना देना नहीं था। तो ऐसा ना स्थिति ना पैदा हो जाए कि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है वो साइड बिजनेस शुरू कर दें, भाई ठीक है इंडिया रुपीस दो तेल लो, चाइना युआन दो तेल लो। वो एक बहुत बड़ा खतरा था। तो जो गेम इसने खेली तेल रोकने की, मैं मानता हूँ वो प्लान रहा होगा, लेकिन आई थिंक इसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लड़ाई के बीच में जो मैंने परमिशन दी है ईरान को तेल बेचने की, वो युआन में बेचना शुरू कर दिया उसने। वो एक इनसिक्योरिटी है जो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ किस्मत अच्छी है अमेरिका की कि लड़ाई करने से पहले उसने हमारे साथ रिश्ते थोड़े ठीक कर लिए। नहीं तो बिल्कुल। अगर यहाँ खुंदक में ब्रिक्स बन गया होता सपोज, और ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, तो यहाँ ट्रेड शुरू हो जाता ओपनली लोकल करेंसी में। ब्रिक करेंसी तो है नहीं, चलो जो अपनी 3-4 करेंसी हमारी पाकिस्तान चाइना की और रशिया की, तो अमेरिका का क्या होता? क्योंकि इसका अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है ट्रंप का कि ब्रिक्स के बारे में सोच के मेरे को रात को नींद नहीं आती। तो ये जुआ खेला इसने, मेरे को लगता है वो काम नहीं किया, बाकी तो समय बताएगा। चाइना था और टारगेट ये अपना। जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हमारा पड़ोसी, इसकी पोजीशन आप क्या देख रहे हैं? किसी ने बड़ा अच्छा, अभी फैमिली चैनल है, मैं वो नहीं बोलना चाहता, किसी ने बड़ा अच्छा कहा था कि सो एंड सो प्लेस में बैठ के रिश्ते तय नहीं होते शादी के। तो हीरा मंडी में बैठ के आप देखिए, अमेरिका हमेशा एक स्केप गोट ढूंढता है, इसके में स्केप गोट ढूंढता है जिसके ऊपर इल्ज़ाम डाल सके। तो उसने क्या इल्ज़ाम डाला? टॉक्स तो फेल होनी थी, ये पहले ही पता था। ईरान पे प्रेशर था कि ना आए, वहाँ के लोग यहाँ पे ना आए, अंदर बहुत प्रेशर था कि हमारी इतनी मार पड़ गई, क्या कर लेंगे, नहीं करनी टॉक। ईरान ने सोचा कि हिस्ट्री कल को ये बोलेगी कि अमेरिका ने बुलाया, क्योंकि टॉक्स की इन्विटेशन अमेरिका ने दी थी, ईरान ने तो बोला नहीं था। अमेरिका ने बुलाया और हम नहीं गए, और उसके बाद सो हो गया, लड़ाई बढ़ती गई। तो उन्होंने बोला ठीक है, उनको बेइज्जत करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान से क्या चीज़ें करवाई, पहले ईरान के खिलाफ बयान दिलाया, फिर डिलीट करवाया। जिस दिन ईरानियन आ रहे हैं उस दिन पाकिस्तानी फौज सऊदी अरबिया जा रही है, 13,000 ट्रुप्स, जहाज और रडार्स। एक और प्रेशर डलवाया कि देखो भाई हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे सऊदी अरबिया से मिलके। और जब ये टॉक्स फेल हो गए तो अमेरिका ने क्या बोला कि जो लेटर पाकिस्तान ने हमें दिया था उसमें कुछ और लिखा था, और जो ईरान को दिया था उसमें कुछ और लिखा था, पॉइंट्स। तो ये अब बताओ, ऐसे वाला काम कराने के लिए इतना घटिया देश आपको और कौन मिल सकता है दुनिया में? मियाँ की जूती मियाँ के सिर। सिर। और हमारा मीडिया यहाँ पे, मैं तो देखता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, जो मुझे बताया गया, मेरे फैमिली बता रही थी कि वो इतना उछल रहे हैं कि फेल होगी डिप्लोमेसी, हमें सीखनी चाहिए पाकिस्तान से। अब सीख लो। जिस होटल में वो पार्टी करके, जिस होटल में सेरेना होटल में उनका हुआ है वो इस्लामाबाद टॉप उसका बिल नहीं मैरिज में, चुकाया, उसका बिल नहीं बिल नहीं चुकाया। तो चुकाया। आगा खान का जो वंशज है, वो उसको आगा खान ही बोलते हैं, हिज हाइनेस, उसने दिया है, उसने पे किया है। तो आप बताओ आप, और उसके बाद बिजली चली गई बिजली खत्म हो गई,
ऊपर से लाहौर में अंधेरा था, कोई कल धमाका करके चल गया लाहौर की मार्केट में। तो अब और क्या कह सकते हैं, ये तो अभी कर्मा है या जो भी है, वो तो अभी वी कैन कीप। अजय जी, अभी आप क्या देख रहे हैं इसकी, ये किस ऊंट किस करवट बैठेगा ऊंट? कुछ लग रहा है कि निकट भविष्य में कोई रास्ता निकलेगा? देखिए सर, अगर ईरान और अमेरिका का होता ना तो रास्ता निकल गया होता, पहले निकल गया होता। ये एक्सपर्ट्स हैं नूरा कुश्ती लड़ने में, हमारे पास आई थिंक आपके प्रोग्राम पे पहले बात भी की है, रिपीट क्या करना है, ये पहले भी ऐसे कर चुके हैं दिखाने के कुछ। मैं कह रहा हूँ ना, लड़ाई शुरू की और ईरान के सैंक्शन हटा दिया, तेल बेच। 45 साल आपने तेल नहीं बेच, लड़ाई कर रहे हो, ऊपर से बोल तेल बेच तू। अब इमेजिन कीजिए क्या सोच। पंगा यहाँ पे है इसराइल का, और इसराइल को अमेरिका एक लेवल के बाद इग्नोर नहीं कर सकता, बिकॉज इग्नोर करेगा तो इसराइल फिर डिफाइंट हो जाता है, वो सुनती नहीं, अमेरिका की बात नहीं सुनता वो। एक अगर आप इसराइल को इस सिचुएशन से बाहर निकाल दें और बोले ये वो लेबनान में जो करता रहे, उधर जो करता रहे, तो मुझे तो पीस रिटर्न होता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन इसराइल होने नहीं देगा। तो मुझे क्या लगता है कि ब्लॉकेड बहुत एक्सट्रीम इन्होंने कदम उठा लिया था। अभी क्या करेंगे, अभी ब्लॉकेड जैसे आज उसने बोला, मैं फिर कहता हूँ अगर सच बोल रहा है तो ब्लॉकेड हट रहा है, हो सकता है अगले 2 या 3 या 4 दिन में एक टॉक्स का राउंड फिर हो, जो मुझे लगता नहीं कि इस्लामाबाद में होगा, टर्की में भी हो सकता है, जिनेवा की बातें भी हो रही हैं, बिकॉज इसराइल को भी बुलाना चाहते हैं, इसराइल तो इन देशों में जाएगा नहीं। हो सकता है टॉक्स हो, फिर टॉक्स की फिर दूसरा राउंड टॉक्स हो, उसके बीच इसराइल मार कुटाई करता रहेगा, अमेरिका बोलेगा यार नहीं सुन रहा, मैंने कहा रुक जाओ, जैसे अमेरिका ऑलरेडी बोल चुका है कि इसराइल मेरी बात नहीं मान रहा। तो ये थोड़ी देर लंबा चलेगा जब तक इसराइल का अपना इमीडिएट कंसर्न जो है वो पूरा नहीं होता। उसका इमीडिएट कंसर्न था लेबनान के अंदर लिटानी रिवर के नीचे पूरा खाली करा चुका है वो, लेकिन आज जो उनको खबर है, जो हम सबको दिख रहा है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप आपने मार दी, पूरा गांव आपने खाली करा दिया, उनके अम्यूनिशन डंप वाला इलाका सदर्न लेबनान हिजबुल्लाह के पास था, वहाँ से खदेड़ दिया, फिर भी रॉकेट्स आने बंद नहीं हो रहे। तो अब पता चल रहा है कि टर्की सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह को, एक सुन्नी कंट्री शिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को सप्लाई कर रहा है कि तो इसराइलियों को मार। तो अभी इसराइल में ये बात चल रही है कि नेक्स्ट लड़ाई जो है ईरान का ठंडा होने के बाद, सोचा था पाकिस्तान, अब पाकिस्तान नहीं, पहले टर्की के साथ होगी। और इसको दर्शकों को समझना ज़रूरी है कि ये क्यों सच लग रही है ये बात। एक तो लेबनान में जो रॉकेट आ रहे हैं वो टर्की दे रहा है, वो तो क्लियर है। दूसरा आप देखें, नेटो से लड़ाई जो ली ट्रंप ने, नेटो को ताने मारे, बोला मैं छोड़ रहा हूँ। अगर ग्रीनलैंड नेटो दे दे तो बात लग है, नहीं तो ट्रंप इसको छोड़ेगा, और इसलिए छोड़ेगा कि कल को इसराइल और टर्की में लड़ाई लोग कह रहे हैं कि आने वाले 1 या 2 साल के अंदर हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो का आर्टिकल 5 कहता है कि किसी नेटो कंट्री पर अटैक होता है तो सारा नेटो उसमें कूद पड़ेगा। अब अमेरिका के बिना नेटो तो जीरो है, तो अमेरिका नेटो छोड़ना चाहता है ताकि कल को चाइना, रशिया और टर्की की आपस में जब लड़ाई शुरू हो तो रशिया के इसराइल और टर्की की लड़ाई शुरू हो तो अमेरिका इसराइल के पीछे सीधा खड़ा हो जाए। आप इमेजिन कीजिए कि अमेरिका नेटो का बॉस है, उसकी ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना टर्की को, सबसे बेस्ट फ्रेंड है इसराइल, तो क्या करेगा। तो इसलिए वो ताने मार के और नेटो को छोड़ रहा है। तो ये जब सारा मिलके जब देखते हैं तो फिर ये लगता है कि एक लड़ाई इसके बाद ये युद्ध यहाँ रुक सकता है, दुनिया में फैलेगा, और वो फैलता हुआ नजर आ रहा है मुझे वेस्ट की तरफ, सीरिया में कुर्दों के साथ बीच में भी हो सकता है, और डायरेक्टली इसराइल और टर्की का हो सकता है। उससे पहले अमेरिका नेटो छोड़ेगा और इसराइल के पीछे खड़ा हो जाएगा, और टर्की जो है उसको नेटो कुछ नहीं बचा पाएगा, बिकॉज अमेरिका निकल गया तो किसी को औकात ही नहीं है टर्की को बचाने की। बिल्कुल। तो ये लड़ाई मुझे खत्म नहीं होती, मुझे शिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। दुनिया में पीस मुझे लगता नहीं अभी 1-1.5 साल आने वाला है, शिफ्ट हो रही है। और अगर ब्लॉकेड ना उठता ना ओमकार जी, तो शायद हमें पैसिफिक में ईस्ट की तरफ भी कुछ खुलता हुआ नजर आता है। तो अगर ये ब्लॉकेड नहीं निकला तो उधर भी शिफ्ट हो सकती है। जी सही है। और ये जो हमारे यहाँ कुछ सो कॉल्ड विशेषज्ञ बैठे हुए थे जो कह रहे थे कि भारत ने बड़ा मौका गंवा दिया है और भारत को पाकिस्तान पर अपर हैंड लेना चाहिए था, मध्यस्थता के लिए कोशिश करनी चाहिए थी। आप ऐसा कुछ सोचते हैं क्या कि भारत के स्तर पे कहीं कोई किसी तरह की चूक हुई है, या भारत क्यों, जो एक शब्द का प्रयोग किया था जयशंकर साहब ने कि हम कोई दलाल देश तो है नहीं, तो हम क्यों इस तरह की चीजों में पड़े
तो क्या अब यहाँ से कोई संभावना किसी तरह की कोई कि भारत कुछ मीडिएटरशिप करे या कोई सुलह सफाई की कोशिश करे, कुछ इस तरह का क्या इनिशिएशन नई दिल्ली की तरफ से किया जा सकता है, मोदी जी की तरफ से किया जा सकता है, या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मुझे तो लगता नहीं कि हम ऑफर करेंगे, लेकिन कल जब ट्रंप की कॉल आई है रात को, तो मुझे लगता है वो भारत से कंसल्ट कर रहा है। और कंसल्टेशन में ये भी हो सकता है बिकॉज एक बड़े देशों में हम ही हैं जो ईरान से भी बात कर सकते हैं खुल के, और अमेरिका से भी बात करते हैं, इसराइल से भी, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है। पाकिस्तान ने होस्ट की थी टॉक्स, क्या वो इसराइल से बात कर सकता है? क्या वो ईरान से ओपनली बात कर सकता है? अमेरिका से बात करेगा, अमेरिका को कहना मानता है। तो जब आपकी औकात ही नहीं है तो आप क्या मीडिएशन कराओगे? आप बेसिकली आप होस्ट हो, आपके घर के अंदर दो बड़े गुंडे आए हैं, आपस में बात कर रहे हैं, आप बैठे चाय वाय पिला रहे हो। हमने उसमें नहीं घुसा, उसका रीज़न ये भी है क्योंकि एक तो पता था कि ये इन टॉक्स का फ्यूचर कोई नहीं, बिकॉज अगर ईरान सब मान रहा था और फिर भी अमेरिका और इसराइल ने उस पर अटैक कर दिया, तो इसका मतलब ये था कि इनकी मंशा कुछ और है। जैसे अब चाहे वो चाइना की मंशा, चाहे जो भी मंशा है, तो उसमें आपने अपने हाथ क्यों गंदे करने? दूसरा, अगर आप पाकिस्तान हमारी सोच में अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब एज ए थ्रेट चाइना हमें थ्रेट है, पाकिस्तान न्यू सेंस है। तो अब जिससे आपको न्यू सेंस है, अगर वो कुछ करे तो क्या ज़रूरी है हम उसके साथ? अगर घर के बाहर एक सूअर घूम रहा है कीचड़ में और आपके वो न्यू सेंस है तो वो कीचड़ में, तो क्या हम भी कुछ कीचड़ में, जहाँ अपने पेट्स को बोले कुत्तों को तुम भी जा कीचड़ में कूदो, क्यों कूदे भाई? उसको करने दो अपना, हमारा वॉशरूम में हम नहाएंगे धोएंगे, उसमें करेंगे। फ्यूचर में ये मैं पॉसिबिलिटी में देख रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा आघात जो लगा है वो ये है, जैसे मैंने कहा कि लड़ाई के 1.5 महीने में अमेरिका के अंदर गैस के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। एक चीज़ जो हम लोगों को अफेक्ट नहीं करती डायरेक्टली, और हमने उसके बारे में बात नहीं की लोगों ने, वो ये है कि इंश्योरेंस कास्ट 5 टाइम्स बढ़ गई है। जहाँ पे एक जहाज़ का इंश्योरेंस 100 रुपये में होता था, आज कंपनीज 500 रुपया मांग रही हैं और फिर भी इंश्योरेंस नहीं कर रही। तो अगर आप ब्लॉकेड हटा दोगे, सपोज आज ट्रंप ने कहा मैंने ब्लॉकेड हटा दिया, ईरान ने तो नहीं कहा मैंने हटा दिया, ना उसने कहा मैंने माइन हटाई, तो हो सकता है कि जब ये बात चल रही है अभी नेक्स्ट टॉक जो 2-3 दिन में एक्सपेक्ट करता हूँ, जिसमें ईरान के ठीक है मैं न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर रहा हूँ 4-5-10 साल के लिए, तुम ये करो वो करो, हथियार खोल दो, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ मेरे को पैसे लेने दो, जो भी है, हो सकता है भारत को फिर रिक्वेस्ट की जाए कि आप अपनी नेवी डिप्लॉय करें और दुनिया को यकीन दिलाएं कि ये सेफ़ है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे कि लड़ाई बंद होगी और अपने आप जो रिकवरी प्रोसेस होती है कि धीरे धीरे इंश्योरेंस कंपनी वाले इंश्योरेंस काम करेंगे, शिपिंग वाले आ जाना शुरू करेंगे, उसमें महीनों लग जाएंगे। और आज दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती कि महीनों तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में खुली भी हो, व्यापार ना हो रहा हो। तो इसको एकदम जिस स्पीड से बंद किया गया, डबल स्पीड से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और वो रीस्टार्ट का कोई एश्योरेंस है, वो हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारी जोन है ये, तो हमारी नेवी ऑलरेडी वहाँ बैठी हुई है, तो वहाँ मुझे लगता है कि एक रोल पॉसिबल है। मीडिएशन में शायद हम अभी भी कीन ना हो, मुझे आई एम नॉट श्योर, बट यस, ये सिक्योरिटी वाला रोल अगर हम कहते हैं इंडियन ओशन हमारा है, तो फिर वो नंबरदारी वाला रोल हमें मिल सकता है। हमने पहले भी की है पायरेट्स के खिलाफ, तो कोई बड़ी बात नहीं। जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच। और दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। अच्छा बहुत बहुत मैंने एक किताब लिखी आज, उसका प्री रिलीज, आज प्री ऑर्डर में आपसे लिंक शेयर करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ये जो ऑपरेशन फेल हुआ है, यूएसए का जो ऑपरेशन फेल हुआ है, छोटी सी किताब है, बड़े 2-3 घंटे में पढ़ सकते हैं लोग। 30 तारीख को आ रही है, लेकिन उसके प्री ऑर्डर्स शुरू हो गए हैं। तो उसका नाम जरूर बता दें, उसका नाम और पब्लिक जरूर बता जी। 51 आवर्स उसका नाम है। मैं आपसे शेयर करता हूँ व्हाट्सएप पे, जरूर, क्योंकि जरूर जरूर। हाँ हाँ, इसमें नीचे शेयर करेंगे उसको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, और बहुत बधाई आपको इस पुस्तक के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।